अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना भाभी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बड़ी ईद उल अज़हा गुजर गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुन्नत इब्राहिमी सब ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया होगा। और ये मेरी ये भी दुआ है कि आने वाले साल जिन लोगों ने इस बार कुर्बानी नहीं की या सुन्नत इब्राहिमी नहीं वो उस तरह से अदा कर पाए, सो अगले साल वो ज़रूर अदा करें और अल्लाह उनको इस्तिताअत उनको दे, ये मेरी दुआ है। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं। और उन तमाम बीमारियों में अगर हम दिल की बीमारियों की बात करें तो दिल की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और शरह आसमान को छू रही है। नॉट इवन इन पाकिस्तान, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो दिल की बीमारी है उसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। रीज़न ऑफ कोर्स उसमें स्ट्रेस है, उसमें दीगर बीमारियां हैं, उसमें हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मेरे पास एक रिपोर्ट इसको हम शामिल करते हैं और आज का प्रोग्राम अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिल की बीमारियों पे, इनके रीजंस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारी जो डाइट है वो किस कदर इसमें अहम रोल अदा करती है। हालिया बरसों में नौजवानों में दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक और ज़ियाबतीस की शरह में मुसलसल नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जो आलमी सतह पर सेहत-ए-आमा के लिए एक तशवीशनाक रुझान है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2025 के दरमियान 18 से 44 साल की उम्र के अफराद में हार्ट अटैक के केसेस में 66% इजाफा हुआ है। एक और तहकीक में बताया गया है कि 40 साल से कम उम्र के अफराद में हार्ट अटैक के केसेस की तादाद दुगनी हो गई है, जो पहले 10% थी और अब वो बढ़कर 20% हो गई है। हार्ट अटैक के ख़तरे में इजाफे की वजूहात में ज़ियाबतीस, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, तंबाकूनोशी, जहनी दबाव और गैर फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी मतलब हमारा लाइफस्टाइल शामिल है। मज़ीद बरा 10 से 19 साल की उम्र के नौजवानों में टाइप 2 ज़ियाबतीस के केसेस में 95.3% तक इजाफा हो चुका है, मतलब 100% कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और जो 2001 के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। जबकि 17 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर की शरह में 5 गुना इजाफा हुआ है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। सो ख़वातीन हज़रात, ये एक रिपोर्ट थी जो कि हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की है अभी इंट्रोडक्शन में। सो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से कुछ डॉक्टर्स हज़रात से मुलाकात करते हैं और जो दिल की बीमारी है इसके कॉजेज़ पे बात करते हैं, इसके सिम्टम्स पे बात करते हैं। उसके साथ साथ फिर हमारी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले कि हम जब हमारे दिल को कोई मसला हो उसके बाद हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करें, वाई नॉट उससे पहले ही हम ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं कि हम एक सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारें। सो आइए बढ़ते प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अगर हम बात करें गुज़श्ता कुछ सालों में तो नौजवानों में जो दिल के दौरे हैं वो उसकी जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है और ये जो इजाफा है ये काफ़ी तशवीशनाक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, उनमें जो कार्डियक डिजीज़ हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, उनमें कार्डियक अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, उनमें दिल के दौरे क्यों बढ़ रहे हैं? इस वाले से बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हैं और सर से हम इस वाले से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से, और कुछ डिटेल्स जो डीप डिस्कशंस हैं उस पर जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो इससे पेशतर कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, आई वुड लाइक टू थैंक योर सिटी 41 टीम कि मुझे आके वो कांटेक्ट किया है और मैं नाजरीन से बात कर सकूँ। डॉक्टर साहब काइंडली बताइए कि यंग जनरेशन में जो आजकल की जो यंग लोग हैं अराउंड 25-30 के अराउंड जो लोग हैं, उनमें जो कार्डियक डिजीज़ हैं, जो कार्डियक अटैक्स हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है, आपको क्या रीज़न लगती है? काइंडली बताइए। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये इससे पेशतर ये डिज़ीज़ होती थी बूढ़ों की, एल्डरली पीपल की, और आजकल ये डिज़ीज़ जो हो गई है 20-40 के दरमियान में इसकी शरह जो है बहुत बढ़ गई है। इससे पेशतर 65 के बाद और ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार होते थे और ये एक लीथल डिज़ीज़ है। दुनिया में 10 जान लेने वाली बीमारियों में हार्ट डिज़ीज़ जो है ये अभी भी इतनी तरक्की के होने के बावजूद भी ये सर फहरिस्त है। तो ये इसके मुख्तलिफ़ वजूहात जो हैं उनमें एक तो ये है कि नंबर 1 फैक्टर जो है कि ख़ानदान में अगर किसी के दिल के, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि वालिद वालदा को फैल चलता है, वालिद वालदा को है तो उनके बच्चों को अर्ली एज ग्रुप में
वो जल्दी वो प्रोन हो जाते हैं, उनको दिल की बीमारी के वो शिकार वो जल्दी हो जाते हैं। सेकंड है कि स्मोकिंग का इंसिडेंस यंग जनरेशन में ये एक बहुत बड़ी वजह है। जी बहुत बड़ा है। तीसरे ये हमारे जो है लाइफस्टाइल है, जंक फूड का इस्तेमाल है, हमारी सहल पसंद ज़िंदगी है। इससे पेशतर स्कूलों में जो था मतलब गोइंग बैक टू 40 years बैक, सारे स्कूलों में ग्राउंड्स होते थे, गेम्स होती थी। अभी फिजिकल गेम्स होती थी। आजकल जो स्कूल्स हैं मोस्टली उनमें छोटे स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स में स्कूल्स हैं जहाँ पे वो खेलने की और ये फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा नहीं है, फिज़िकल एक्सरसाइज की फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। तो ये वजूहात हैं जो कि इसका बायस बनती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ऐड ऑन करें, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाते हैं। जो जंक फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड फूड है। फ्राइड फूड तो सर अज़लों से चलता आ रहा है, मतलब पकौड़े अवाम अज़लों से खा रही है, तले हुई चीज़ें अज़लों से खा रही है, फ्राइड आइटम्स अज़लों से खा रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले हार्ट अटैक हम सुनने में आता था मतलब आफ्टर 50s और आफ्टर 60s या ज़िंदगी गुजर गई है तो कोई ऐसा इंसिडेंट हमें सुनने में आता था। अब यंग जनरेशन में जैसे आपने कहा स्मोकिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, ओके अंडरस्टूड है। लेकिन क्या यही मेन फैक्टर्स आपको लगते हैं कि फैमिली में हो या स्मोकिंग है या जंक फूड है, या इससे पहले और इसमें और भी कुछ चीज़ें आपको लगती हैं जो मेन बाइस बन सकती हैं? इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसका बायस बनते हैं। दूसरा, आपने फ्राइड की बात की, तो फ्राइड जो था ये जो ट्रांस फैट्स है, ये बनास्पति घी जो है ये बड़ा हैज़र्डस है इसमें। और ख़ास तौर पे फिर अगर आपने नोट किया हो तो जो फ्राइड फूड है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो वो रिसाइकलिंग, वो कुकिंग पे कुकिंग करते जाते हैं। वो ये नहीं है कि थोड़ा सा किया, रीयूज़ होता रहता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वो ख़तरनाक जो वो एक रीज़न है। और दूसरा ये है कि ये ऑयल्स वगैरह वो भी बहुत कम, और फ्राइड चीज़ें तो बिल्कुल वो जो है बहुत बड़ी वजह है। ठीक है सर, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है ख़वातीन हज़रात। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और डॉक्टर साहब के साथ अगेन हमारे आज के टॉपिक पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ ओके ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अभी रीज़न्स पर तो थोड़ी बात कर ली है। मुझे काइंडली इसमें ये भी ऐड ऑन करें कि जो आजकल के हमारे एक ज़हनी दबाव है, जिसमें अखराजात हैं, जिसमें महंगाई है, जिसमें फैमिली को लेकर के चलना है, ज़िम्मेदारियां हैं, मुझे बताएं क्या ये भी वन ऑफ द रीज़न्स हो सकते हैं कार्डियक डिजीज़ का? ये रिसेंटली तो ये वन ऑफ द रीज़न्स जो है एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसमें ये होता है कि जब स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो जो है पैथोलॉजिकली वो जो है वो दिल की नालियों को और स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ाता है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ाता है, किडनी डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस जो है दिस आल्सो बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर्स which leads to increase incidence of heart disease. डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझे बताइए नाउ डेज हम बात करते हैं फ्रॉम 6 months की बात करते हैं, चलिए हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते। आपके ख्याल से अब तक आपके पास कितने पेशेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं जिनको आपने देखा है, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? अभी तक एक शरह अगर हम परसेंटेज की निकालना चाहें तो हाउ मेनी पीपल यू हैव फेस्ड जिन्हें कार्डियक डिजीज़ हुई और वो आपके पास आई? ये आपने ये जो पूछा है ये क्वेश्चन, इसका जो इंक्रीज इंसिडेंस है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली बता वी कैन आस्क अराउंड के अराउंड बड़ी है, कम हुई है? बहुत है इंसिडेंस जो है ये डे बाय डे बढ़ रहा है, हालांकि ये रुकना चाहिए। ये डिज़ीज़ थी पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूज़ टू बी सेड कि जी अमीर मुल्कों की बीमारियाँ हैं, लेकिन ये अभी अमीर मुल्कों की बीमारी के अलावा ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा है। ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
इंडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं। ये एक स्टडी हुई थी यूके में कि वहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तानीज़, इंडियंस और ये ज़्यादा इनकी प्रेवलेंस थी, ये ज़्यादा लोग रहते थे, तो वहाँ पे हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर विद वो जो ब्रिटिशर्स के। तो वो उसमें ये था कि उसका जो नेट रिज़ल्ट निकला था उसमें ये था कि अंडर जो 45 के बिलो जो एज ग्रुप है वो इन कंट्रीज़ के लोगों में जेनेटिकली जो है वो ज़्यादा था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इनके ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द वो जो इंग्लैंड के लोग थे, उनमें वो कम था एज़ कम्पेयर विद पाकिस्तानीज़। और क्यों? इसका ये था कि हमारा लाइफस्टाइल, खाने मुरगन खाने, डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा लेनी, और बाकी इसके अलावा जो था ये शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल। ये तीन चीज़ें भी, शुगर, दिल का प्रॉब्लम और स्ट्रोक वगैरह, ये ज़्यादा था पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में एज़ कम्पेयर विद वो ब्रिटेन के लोगों से। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा हम सिम्टम्स पे जाते हैं। ऑल्दो कि कुछ ऐसी बेसिक बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स का नाजरीन को या हमें पता ही होता है, जो घरों में चल रही होती हैं, ठीक है, मतलब कमर की दर्द है, पेट की दर्द है, स्टमक की दर्द है। लेकिन हार्ट एक ऐसी बीमारी है जो अगर वो लाइटली भी चलती रहे तो उसका अंदाज़ा नहीं होता है, हम उसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि यार गैस हो गई है शायद। चेस्ट पेन है, सो वी ऑलवेज हम ये सोचते हैं कि यार वो गैस हो गई या गैस ट्रबल का इशू है या खाना हजम नहीं हुआ। सो दीज आर लाइक कॉमन चीज़ें जो हम फैमिलीज़ में या हम जिनको अंडरस्टूड करते हैं। काइंडली आप मुझे ये बताइए कि हार्ट डिजीज़ जब आपको होनी शुरू हो, सो उसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर ऐसी कोई हमें चीज़ फील हो तो फौरी तौर पर हम डॉक्टर से रुजू करें, जो कि हम नहीं करते। अच्छा, जो बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं, अगर कार्डियक डिजीज़ किसी को होती है तो उसमें ये है कि चेस्ट में जो बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं, कंप्रेशन होता है, सेंट्रल हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे होता है। आम तौर पे हम लोग होते हैं कि सिर्फ लेफ़्ट साइड पे होगा तो ये दिल का प्रॉब्लम नहीं, ये इट कुड बी ऑन एनी साइड, अगर सेंट्रल है। दूसरा, इवन इट कुड बी ऑन द राइट साइड, और बोथ आर्म्स में जा सकती है वो उसकी जो है शिद्दत जो है पेन की। पेन के अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जैसे किसी ने कुछ चीज़ें बोझ रख दिया है, और चोकिंग सबसे इसके साथ है कि गला बंद होता है। थोड़ा सा आप अगर इफ़ यू टेक ए स्टेप, आपका दिल नहीं करेगा, आप यू वोंट लाइक टू वॉक, के भी इस तरह होता है। इसके अलावा कई स्वेटिंग साथ हो जाती है, वोमिटिंग साथ हो जाती है। तो इट कुड भी, अगर हाफ एन आवर से ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा यही है कि वो हार्ट अटैक है। अगर उसे वो 20 मिनट से कम है, देन इट कुड बी एंजाइना, हार्ट की पेन है। और या बैठे बैठे हो जाती है, अनस्टेबल एंजाइना है। चलने से आपकी वो बढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ती है, वही ये जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, चेस्ट पेन है, तो वो एफर्ट एंजाइना है। अच्छा, इसके अलावा इसके बड़े एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं। बिल्कुल बंदा कहता है जी मुझे तो कुछ भी नहीं, ऐसे घबराहट सी है, घबराहट है। तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर देखा है कि जो टिपिकल सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए हैं कि चोकिंग है, प्रेशर है, बाजुओं में जाते हैं, रुकना है, तो वो तो 90% आगे जाके वो पक्के वो निकलते हैं हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स। ठीक है जी। तो जो दूसरे 15% ऐसे सिम्टम्स हैं जो एटिपिकल हैं, तो यूजुअली लगता नहीं है कि दिल के साथ उसका कोई रिलेशन है। इवन देन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर वो भी निकल आते हैं, आगे फर्दर उसके को टेस्ट करें, ईटीटी करें, एंजियोग्राफी करें, तो वो भी 15% वो जो एटिपिकल हैं कि जो लगता नहीं है कि बज़ाहिर वो दिल के सिम्टम्स होंगे, वो भी निकल आते हैं। अच्छा सर, एक चीज़, एक मिथ है, मिथ भी नहीं आप कह सकते, बट मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगा आपके एंड से, ताकि एक विजन क्लियर हो जाए। हमारे यहाँ ये जो कहते हैं कि मिनी हार्ट अटैक है, ये मिनी हार्ट अटैक था, ये मिनी हार्ट अटैक था,
वो क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि जिनके साथ ये मामला होता है चले उन्हें तो वो फील हो जाता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पेन इट वाज, बट एक मिनी हार्ट अटैक की क्या एक लॉजिक है, काइंडली ज़रा ये हमें ज़रूर बताइए, ताकि अगर घरों में खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा होता भी है तो उसको एटलीस्ट पता हो कि मेरे साथ ये सीन हो रहा है, सो आई शुड गो टू द डॉक्टर। एक तो ये है कि जब चेस्ट पेन होती है, अगर वो मैंने पहले वो बताया था कि अगर वो 15-20 मिनट के लिए होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, होगी है, ठीक होगी है, चलने से बड़ी है, तो उसके बाद उसमें मुख्तलिफ टेस्ट अगर करते हैं, अगर तो वो एक टेस्ट ट्रॉप आई है वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो मिनी हार्ट अटैक है, और वो दूसरा जो है ईसीजी में चेंजेस नहीं है या थोड़ी सी स्लाइट एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, तो वो उसको हम लेबल करते हैं कि जी वो मेजर अटैक नहीं। मेजर अटैक उसके कहते हैं कि जो ईसीजी में बड़ी क्लियर कट एसटी एलिवेशन आ जाती है। सर एसटी एलिवेशन आसान अल्फाज में जी, कार्डियक एंजाइम्स जो हैं वो CPK CKMB वो बढ़ जाता है मल्टीपल टाइम्स, और ट्रॉप आई जो है टॉप टी वो जो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो उसको मेजर अटैक होता है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये जो मिनी इसको कहते हैं कि इसको एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम या इसको नस्टेमी कहते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन MI, तो इसमें हार्ट इतना डैमेज नहीं होता कि उसमें पार्शियल सप्लाई थोड़ी सी रहती है, कि थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी ब्लड आगे जाते रहे वो हार्ट मसल्स को, तो वो सेव करते हैं और वो हार्ट मसल्स वो नुकसान नहीं होता, हार्ट का डैमेज नहीं होता। तो जो मेजर अटैक है उसमें टोटल ऑक्लूजन हो जाता है, नाली बंद हो जाती है, सडनली वो जो है वो सडनली वो जब सप्लाई रुकती है तो वो हार्ट डैमेज हो जाते हैं, और तो उसकी मोर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा है। अच्छा सर, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और हमारी कोशिश होती है कि हम जो ओकेजनल इवेंट्स हैं उनको भी कवर करें, बट उसके साथ साथ थोड़ी हम समाजी खिदमत भी करें, आवाम की खिदमत भी करें। अच्छा सर, अवेयरनेस की बात है तो मुझे ये बताइए कि ये जब आपको हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद जब आप जंक फूड भी छोड़ते हैं, आप शुगर भी छोड़ते हैं, आप वॉक भी शुरू कर देते हैं, आप जॉगिंग भी शुरू कर देते हैं, आप बड़े मोहतात हो जाते हैं क्योंकि आपको एक झटका लग जाता है। सो व्हाई नॉट ये चीज़ें अगर हम खुदा न खास्ता इस कंडीशन से पहले करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, और आप इस रिकमेंडेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करें? ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चंस हैं। असूलन ये है कि अगर ये चीज़ें अगर हम पहले करें, स्मोकिंग ना करें, जंक फूड ना खाएं, तली चीज़ें ना लें, वॉक को अपना मामूल बनाएं, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, स्मोकिंग छोड़ दें, शुगर अगर ब्लड प्रेशर जो है अगर है फैमिली में पहले है तो उसके घर वाले पहले ही वो जो है वो चीनी वगैरह इस्तेमाल ना करें तो वो बच सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो उनको होनी है, वो पोटेंशियल डायबिटिक है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो गया है तो उसका सही टाइट कंट्रोल जो है बड़ा अच्छा कंट्रोल हो, ये नहीं कभी टैबलेट वो ले ली कभी ना ली। तो वो ये है कि अगर वो उसकी शुगर है उसकी भी रेगुलर मेडिसिन जो है वो लेना, उससे हमें ये खातर खा इसका ये हार्ट अटैक की शरह से ये बचा सकते हैं, और वी कैन नॉर्मल ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। सर क्या पैगाम देंगे? देखिए आप डॉक्टर हैं और ऑफ कोर्स आप यही चाहेंगे कि सेहतयाबी बढ़े, आवाम में सेहत बढ़े। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कि अटैक के बाद के जो मामलात हैं उसके अंदर आपको स्टंट डल गया और आप परेशान हो जाते हैं, अब वेट भी कम करना है, अब मैंने शुगर भी नहीं लेनी है, मैंने मसाले भी नहीं खाने हैं, ठीक है, मैंने फ्रूट पर तवज्जो देनी है, मैंने फ्रेश जूसेस पीने हैं, ठीक है, मैंने वॉक करनी है, मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जल्दी सोना है। ये सारी चीज़ें क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द दोस्तों में देखते हैं, ऐसे बहुत से मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं जिनके साथ ये मामला हो चुके हैं एंड दे आर एंटायरली चेंज नाउ। सो इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि व्हाट शुड दे डू इससे पहले कि देर हो जाए? ये हार्ट अटैक से बचने के लिए ये सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। शुगर ब्लड प्रेशर का जो है उससे बचना चाहिए, उससे
कंट्रोल करना चाहिए, अगर किसी को है तो उससे कंट्रोल करना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर देनी चाहिए। वॉक मामूल, एक्सरसाइज को जो है वो मामूल बनाना चाहिए। हाफ एन आवर वॉक जो है वो हफ्ते में 5 दिन भी कर लें तो वो सफिशेंट है। अगर इससे ज़्यादा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, मोटापा जो है, जो वज़न जो है, वज़न इटसेल्फ एक जितना शुगर ख़तरनाक है उतना ही ब्लड प्रेशर खतरनाक है। इसलिए शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सिगरेट स्मोकिंग, इनसे बचना चाहिए। जंक फूड है, चली चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करके हम एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा बन सकते हैं। मजबूरी हमारी ये है कि हम पिज़्ज़ा बर्गर्स नहीं छोड़ सकते, हम तली हुई चीज़ें नहीं छोड़ सकते, रमज़ान में समोसे पकोड़े नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और आम दिनों में हम फ्राइड चिकन, घर में फ्राइड चीज़ें, फ़िश फ्राई हो रही है, चिकन फ्राई हो रहा है, और जंक फूड हमारी लाइफस्टाइल का, शवारमे, बर्गर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, आप मुझे अब ज़रा ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन दीजिए कि इन केस अगर हम ये सब भी खा रहे हैं और इसके साथ साथ हमने हमारी सेहत को भी ठीक रखना है और दिल के मर्ज से भी बचना है, तब कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिकमेंड करें? आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। ये इनके खाने के साथ तो फिर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी दवाई बनी है कि भी बिल्कुल अगर आप सब शवारमे भी खाएं, आप सारी मुरगन ग़िज़ाएँ भी खाएं और सारे, फिर उससे भी हम ये दिल के प्रॉब्लम से बच सकें। असल वही है कि हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कि नो वे। सेहत जो है ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का एक कीमती तोहफ़ा है और इसकी हिफाजत हमारा करना बड़ा फ़र्ज़ है। सेहतमंद माशरे ही जो है वो सेहतमंद कौमें बनाते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं, ये इसको तो अलाउड किया ही नहीं जा सकता। कोई ब्लड ग्रुप भी स्पेसिफिक है जिसको हार्ट डिसीजेज ज़्यादा होती हैं, मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हम एक जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं और थोड़ी नॉलेज की बात करते हैं, तो काइंडली मुझे बताएं कि क्या कोई ब्लड ग्रुप भी वेरी करता है कि इस ब्लड ग्रुप में ज़्यादा चांसेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे शुड डू केयर देयर सेल्फ रादर देन अदर्स? नहीं, आई थिंक ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम है कि ये जो आपने जो कि जी मोटापा ज़्यादा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, यही मेन वजह ये ज़्यादा है। बाकी को हाँ जी, और दूसरा ये है कि ये कोई ब्लड ग्रुप के साथ कोई इसकी मुझे तो ये है कि कोई इसकी इन्फिनिटी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ पे, कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ पे और इसके रीजंस पे बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स इसके कॉजेज पे बात कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार हज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है और जिस तरह से हम कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ और कॉजेज, सिम्टम्स पर बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपको बताया है कि दिल के अमराज के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात की, डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी डीप डिटेल चीज़ें हमें बताई हैं, बिकॉज वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो डेफिनेटली उनकी बात को अब आप रद्द नहीं करेंगे और उन्होंने जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया है आपने उनका ध्यान रखना है। अब हम इस हिस्से में बात करेंगे थोड़ा फूड पे, क्योंकि देखिए खाना जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। और जब आप दिल के अमराज या शुगर या ब्लड प्रेशर वाली चीज़ों में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका फूड एलिमेंट, जो फूड इनटेक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपनी डाइट का जो प्लान है वो क्या रखना है। मतलब आपने एज इट इज़ रखना है, मतलब आपको स्टंट डल रहे हैं या आपको मिनी अटैक्स हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ना आप तली हुई चीज़ें छोड़ रहे हैं, ना आप फ्राइड चीज़ें छोड़ रहे हैं, मीन्स आप जो जंक फूड है वो नहीं छोड़ रहे, या बाकी कोल्ड ड्रिंक्स और ये वो फलाना ढिमकाना काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि खाने पीने के लिए ठीक नहीं होती। तो अगर आप उसके बावजूद भी किए जा रहे हैं तो वो आपके साथ आप ज़्यादती करते हैं। हमारे साथ नूर फातिमा मौजूद हैं, आप बेसिकली डाइटिशियन हैं और आपसे हम मुलाकात इसलिए कर रहे हैं कि अब हम आप तक पहुंचाएंगे कि फ़ूड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में और अच्छा फूड जो हेल्दी फूड होता है। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, सबसे पहले कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं यंग जनरेशन में, जो 18 से 40 के अराउंड आप करें या 20-40 की ब्रैकेट हम कर लेते हैं,
तो इसमें ज़्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हमारे ईटिंग पैटर्न्स आ जाते हैं, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाता है, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी, नींद भी है, स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस बहुत मेन फैक्टर है। उसके अलावा हमारे पास वो आ जाते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है, और स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। तो यही मेन फैक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं, और इंक्रीजिंग एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब इस एज के अंदर ये मेन फैक्टर्स हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम क्योंकि फूड को इसके अंदर हमारे इस पार्ट के अंदर हम फूड डिस्कस करेंगे, अक्सर और बेशतर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंसानी जान के साथ खेलने वाली बात है जब आप को हार्ट इश्यूज़ हों और आप फूड पर अपने या अपने खाने पर ध्यान ना दें। अच्छा, मुझे बताएं, हम पहले बात करते हैं कि जो खाना है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अनहेल्दी करने में। जी, अब अनहेल्दी फूड्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हम प्रोसेस्ड फूड और पैकेट आइटम्स जिसको हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, लाइक हम ब्रेड को, केक को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नाश्ते में इन चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमें बहुत एक अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, अनहेल्दी फूड आइटम्स की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके अलावा हमें सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं, उससे पहले हमारा मोटापा, हमारे लिवर इश्यूज़, स्टमक इश्यूज़, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अनहेल्दी फूड की वजह से हो रही हैं, और हमें बिल्कुल भी हम इसका कंसर्न नहीं करें और हम उसको यूं ही लेकर चलते हैं। नॉर्मली डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पंजाबी लोग हैं और पंजाब में, या हम ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन चलो हम थोड़ा फैसलाबाद में हैं, पंजाब को भी बीच में बात करते हैं। हम ओवरऑल बात करते हैं तो हम देसी लोग ज़्यादा हैं, और हमारी शुरुआत पराठे से होती है। हम कहते हैं कि हम पराठे खाएंगे, पराठा खाएंगे तो तब लगेगा कि आपने नाश्ता किया, ठीक है। और वो जो ब्रेड वाली एक हमारे पास एक लेयर है, आई गेस वो 10-15-20% होंगे, अदरवाइज बाकी 80-85% वो लोग हैं जो पराठे, नान, रोटियां खाते हैं, ठीक है, और उससे उनकी शुरुआत होती है। चाय भी पीनी है और उन्होंने चार भी खाने, सारा कुछ करना है। तो मुझे बताएं, ये जो फूड है, जो हमारा नॉर्मल फूड है, क्या ये सही है? हमारा नॉर्मल फूड भी जो हम घर में बनाते हैं या घर में हम जो खाते हैं वो भी अब हेल्दी स्टाइल से नहीं जा रहा, क्योंकि एक तो हम पराठा बनाते हैं जिसके हमें देसी पर्सन्स हैं जो ये कहते हैं कि उसके देसी घी, सबसे बड़ा तो यही फैक्टर है। वो कहते हैं नहीं जी देसी घी नुकसानदेह, लेकिन जैसे कि देसी घी है वो हार्ट डिजीज़ में सबसे मेन फैक्टर प्ले करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और मेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, जिसकी वजह से मेनली हार्ट डिजीज़ हमें कॉज बन रही हैं। तो देसी घी एज सच ये नहीं है कि वो हमें नुकसान नहीं दे रहा, या उससे डॉक्टर साहब, लोग ये मिथ है उसकी कि देसी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत करता है। हमारे अगर हम पुराने दौर में चले जाएं तो हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जो हैं, वो देसी घी घर में स्टोर करना और उनके पराठे बनाना और देसी घी का स्पेशली यूज़ करना, वो उसको बड़ा हेल्दी, उसको उनका लगता था कि इसका बड़ा हेल्दी यूज़ है। आपका जो ओवरऑल आपने जो स्टडी की है वो क्या कहती है इस हवाले से? मैं यही कहूँगी कि देसी घी, अब ये नहीं मैं कह सकती कि हम ये नहीं कह सकते कि देसी घी बिल्कुल ही सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या बिल्कुल ही एक अमाउंट, एक कंसिडरेबल अमाउंट होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को खाने की। हमारे जो लिमिटेड यूज़ आप आसान अल्फाज में कह रही हैं। हाँ जी, लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो उसको भर भर के पराठों के ऊपर अंदर भी लगाया जा रहा है, बाहर भी लगाया जा रहा है, तो वो एक चीज़, वो अमाउंट नहीं ना, कंसिडरेबल बैलेंस नहीं रहती, जिसकी वजह से हम एक्सेसिव अमाउंट में जाते हैं और फिर बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जाती है हमें ये चीज़। अच्छा, एक तो बात देसी घी पे हमने कर ली, पराठों पे हमने बात कर ली, इसके अलावा और कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हार्ट इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं? हार्ट इश्यूज़ में सबसे पहले तो हमारी जो ये कैंड फूड्स जो कि हैं हाइपरटेंशन में बहुत, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर तो मेनली लिंक करता है ना हार्ट डिजीज़ से। तो कैंड फूड जो हैं स्पेशली उनमें सोडियम बहुत ज़्यादा, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी हार्ट डिजीज़ की तरफ बहुत रिलेट करते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोसेस्ड फूड हो गए, लाइक पैकेट आइटम्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, लाइक हमारे पेशेंट्स कह देते हैं शुगर फ्री है, शुगर फ्री है। शुगर फ्री इज़ नॉट लाइक कि वो बिल्कुल ही हेल्दी ऑप्शन है, उसमें ऑयल तो है ना, ऑयल की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। हम पैकेट आइटम्स जो होते हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं, लाइक बिस्किट्स हो गए, रेडी टू मेड होते हैं या रेडी टू ईट होते हैं। जी एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो अच्छा, मुझे अब हम क्योंकि हम पैकेट आइटम्स की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा जो रेडी टू मेड आपका चिकन आपको मिलता है, आपको फ्राइड आइटम्स मिलती हैं जो ऑलरेडी रेडी टू मेड होती हैं, आपने बस फ्राई किया या आपने एयर फ्रायर किया
और आपने उसको खा लिया, उसके अंदर ऑयल की कितनी ज़्यादा उसके अंदर वो होता है, और वो किस कदर अनहेल्दी या हेल्दी आपको लगता है? एक तो आपका कुकिंग स्टाइल भी बहुत डिपेंड करता है। एक हम डीप फ्राई कर रहे हैं एक चीज़ को, वो बिल्कुल ही अनहेल्दी वे में जा रही है, और दूसरा एक चीज़ को हम एयर फ्राई कर रहे हैं, ये दोनों बहुत अलग ऑप्शंस हैं। लाइक हम जी, अगर उसके अलावा वो भी पैकेट आइटम्स हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत एडिड अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, शुगर्स हैं, वो प्रोसेस्ड वे में चली जाती है। उसी चीज़ को हम हेल्दी वे में घर में बना लें, घर में एयर फ्राई कर लें, वो एक बहुत हेल्दी हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ जाता है, बजाय कि इन चीज़ों के हम रिलाई करें। अच्छा, इसका मतलब है जो ग्रिल्ड आइटम्स हैं दे आर मोर गुड रादर देन द डीप फ्रायर। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। खबरदार साहब, ब्रेक की जानिब जाते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अब अगर आपने अपनी सेहत को बरकरार रखना है, वो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो भी, जो मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट्स हैं वो भी, और जो नहीं भी हैं, भाई साहब इससे पहले कि आप हों, अब आपको उस डाइट प्लान पर चलना है जिससे आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी और आप किसी बीमारी का, स्पेशली हार्ट डिजीज़ का शिकार नहीं होंगे। ब्रेक की जाते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं, और हमारे प्रोग्राम का ये जो हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अदरवाइज़ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, क्योंकि डॉक्टर नूर फातिमा हमें बताएंगी कि वो जो पेशेंट्स हैं हार्ट के या मतलब मुख्तलिफ डिजीज़ के, वो उनके लिए अब एक रूटीन, एक जनरल जो एक डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए, विच इज़ वेरी बेस्ट, और वो ईजी टू बाय भी हो, आपको ईजिली अवेलेबल भी हो, आपको खर्चा भी ना पड़े, और उसके साथ साथ जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी एक ऐसा डाइट प्लान जो कि एक बैलेंस्ड डाइट प्लान है। ये दोनों चीज़ें हम लेते हैं। जी बताइए डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं कुछ जनरल गाइडलाइंस दूंगी कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। वो ये जी, जो ऑलरेडी पेशेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम जंक अवॉइड करेंगे, बिल्कुल ही, जो मेनली बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है, इवन टीनेजर्स में, इवन एल्डर्स में, टीनेजर्स में, कोई भी है, लाइक बहुत एक मेजर इशू बन रहा है हमारा जंक फूड। उसके अलावा हम प्रोसेस्ड आइटम्स लाइक जो स्प्रेड्स हमारे पास होती हैं, लाइक हमारे पास, हम उनको हेल्दी वे में यूज़ करें, लाइक हम तो 1 टेबल स्पून यूज़ करें, लेकिन वो एक बहुत अनहेल्दी चीज़ है, उसमें सैचुरेटेड फैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा हम अगर बिल्कुल एक जनरल डाइट प्लान पे आ जाएं, लाइक एक कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट के लिए एक बिल्कुल जनरल डाइट प्लान, लाइक कोई उसकी BMI कोई हमारे पास नहीं है, बट एक जनरल डाइट प्लान है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि हम उसको प्री ब्रेकफास्ट में ना, लाइक नाश्ते से पहले बिल्कुल निहार पेट, हम उसको लहसुन के 2 क्लोव, लाइक 2 जवे जिसे कहते हैं, वो निहार पेट चुबाने हैं, और उसके ऊपर से पानी पीना है। लाइक लहसुन तो वैसे भी हमारी जी, हमारी आम को भी पता है कि ये हार्ट पेशेंट के लिए कितना अच्छा होता है। उसके अलावा अगर हम ये कर लें, किसी दिन पे ये कर लें, और किसी दिन पे हम अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ये चुबा लें जी, अगर वैसे भी नहीं हरी रोटी में खा लेते हैं, इट्स वेरी इजी टू ईट जी। और अगर आपके कोई कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट साथ स्टमक का भी इशू है, तो वो ये इन 2 चीज़ों को अवॉइड करें, और चिया सीड्स पर आ जाए। लाइक चिया सीड्स रात को भिगो कर रख दें 1 चम्मच, और सुबह लेमन स्क्वीज़ करके और नीम गर्म पानी में वो डालकर पी लें। उनके लिए ये 3 ऑप्शन है कि बहुत अच्छे प्री ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। एक, कोलेस्ट्रॉल को लो करेंगे, सबसे पहले जो मेन वजह ही हमारी हार्ट डिजीज़ की है ना, तो वो कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली, ये हमारा प्री ब्रेकफास्ट हो गया जी, एग्जैक्टली। उसके अलावा ब्रेकफास्ट में हम लाइक एग ऑप्शंस को कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही एग ऑप्शंस को, अगर कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा हाई उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है, फिर हम एग बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, एग योक। और वरना अगर एग वाइट लेंगे, उसमें लोट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लाइक अपनी मर्ज़ी की जो भी आपने ऐड करनी है वो ऐड करें, और साथ एक फुल्का बना लें, लाइक एक रोटी, गंदम की रोटी, गंदम की नहीं, उसके अलावा आप मल्टीग्रेन आटे की भी, मल्टीग्रेन बनाया भी आटा मिल सकता है, और आप घर में भी खुद भी बना सकते हैं डिफरेंट फ्लोर्स को मिक्स करके जी। लंच से पहले हम किसी भी स्नैक टाइम में कोई अच्छा सा फ्रूट ऐड करेंगे, कोई भी वो फ्रूट हो सकता है, लाइक एप्पल हो सकता है, गावा हो सकता है, गावा बहुत अच्छा फ्रूट है जी। और एक फ्रूट, ये नहीं कि हमने 3-4 एक एप्पल ले लिया, 3-4 एप्पल खा लिए, ऐसे नहीं, कोई भी एक फ्रूट एक कंसिडरेबल अमाउंट में खाना है, एग्जैक्टली। उसके अलावा फिर हम लंच के ऑप्शंस में आ जाते हैं। लंच के ऑप्शंस में हम
हार्ट पेशेंट को अक्सर दाल वगैरह इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारे घरों में जो दाल वगैरह बनती है वो तड़के के साथ बनती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए वो हम कह तो देते हैं कि दाल नहीं खा लें, लेकिन उसमें ऑयल इतना ज़्यादा होता है, उनको ये नहीं पता उसके चलता। बगैर खाई भी तो नहीं ना जाती, तड़के के बगैर दाल तो वैसे ही बहुत फोकी हो जाती है। लेकिन फिर करना पड़ता है डिजीज़ को। और यही है कि लंच में आप ये कर सकते हैं कि अपना कोई भी अच्छा स्टेक ऑप्शन रख सकते हैं। स्टेक ऑप्शन के अलावा आप अपना ओट मील का ऑप्शन रख सकते हैं। ओट मील ये नहीं कि मैं दूध वाला कह रही हूँ इस टाइम पर, बल्कि ओट मील आप ब्रेकफास्ट टाइम पे भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में एक ये ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, जिसमें लो फैट मिल्क आप ऐड करें, बिल्कुल बल्कि ज़ीरो फैट मिल्क ऐड करें और ओट्स को कुक करके, और वो एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो। अच्छा, रात के खाने को आप काइंडली रेट करें और बताएं कि रात का खाना, यूजुअली मैं अपनी अगर रूटीन आपको बताऊं तो मैं रात का खाना रात के 2 बजे भी खा रहा होता हूँ, मैं रात का खाना सुबह के 4 बजे भी खा रहा होता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मेरे लिए भी एक फ़ायदेमंद होगी, और ऑफकोर्स मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, रात को काम करते हैं और उनके खाने की रूटीन भी डिफरेंट होती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या उनको क्या रिकमेंड करें? सबसे पहले तो हम अपने ना ईटिंग स्केड्यूल को हमें मेंटेन करना चाहिए, जो कि हमें होता है ना, हमें ये हमारा ये सबको पता है कि रात के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 8 बजे से, हर डाइटिशियन क्यों कहता है कि 8 बजे से पहले अपना डिनर कर लें, 9 बजे से पहले, वो यही वजह है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। स्टमक को खाली रखें, खाली रखें, जागते रहें की बात नहीं है, लेकिन मतलब अपना कोई हेल्दी इनटेक रखें, लाइक कोई नट्स की चीज़ ले लें, लाइक कोई ग्रीन टी ले लें, जो कि इस तरह की चीज़ ले लें, बजाय कि इसके कि आप रात को रोटी खा रहे हैं, रात को 12 बजे उठ के बर्गर हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसे मैंने अभी पहले भी रिपीट की है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मिलें हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो फिर जो एक रात को काम करना, फिर रात को भूख लगती है उनको मस्त, तो फिर उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि रोटी खाएं, या हाँ अपनी जो एनर्जी अगर आपने मेंटेन करनी है तो उसका कोई और हल भी है? उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी एक हेल्दी चीज़ मतलब घर से बना कर ले जाना, लाइक रैप ऑप्शन अच्छा होता है, सैंडविच ऑप्शन अच्छा होता है, मतलब कोई ऑप्शन जो आप घर से बनाकर इजीली, लाइक चिकन फील्ड करके, वेजिटेबल्स फील्ड करके, ये चीज़ें फील करके आप ले जाएं और उधर जाकर आप इस चीज़ को खा लें, वो एक अच्छा ऑप्शन, बेहतर ये है कि आप इस चीज़ पे रिलाई करें। और दूसरा, हार्ट पेशेंट्स के लिए हम सीड्स और नट्स को बहुत प्रेफर करते हैं, लाइक आलमंड्स और वॉलनट को, क्योंकि बादाम और अखरोट, क्योंकि वो इसलिए स्पेशली, और उनको भिगो कर खाना चाहिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट, नहीं बादाम को, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा होती है भिगो कर खाने से। अच्छा, तो हमारे यहाँ मृत्यु हुआ करती थी ना कि वो 11 गिरियाँ रात को भिगो के सुबह खाओ, निहार मुँह, और साथ में दूध पी लो, तो उससे आपका दिमाग भी तेज़ होता है। तो क्या इसमें कहीं हकीकत है? जी है तो हकीकत, क्योंकि वो जो फैटी एसिड्स उसमें होते हैं ना, वो ब्रेन के साथ बहुत लिंक करते हैं, स्पेशली वॉलनट्स में। बादाम से ज़्यादा वॉलनट, हमारे जो बनी हुई है ना एक बात, बादाम दिमाग तेज़ करता है, बादाम से ज़्यादा वॉलनट हमारा दिमाग, अखरोट ज़्यादा दिमाग तेज़ करते हैं। वो एक उसको एक नेम भी दिया गया है, ब्रेन फूड कहते हैं वॉलनट को, वैसी होती है एग्जैक्टली। तो उसमें हम नट्स ज़रूर ऐड करते हैं कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट में, लाइक स्नैक लंच के बाद हम टी टाइम में, उस टाइम में कोई भी नट्स किसी भी तरह के, लाइक आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, वो भी कोई भी अच्छा अमाउंट, वो भी ये भी नहीं कि थोड़े से, जी एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। खबरदार रात, आइए प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और आज हमने कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ पर बात की, इसके कॉजेज, सिम्टम्स पे बात की, रीजंस पे बात की, और उसमें ज़ाहिरी बात है देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसमें आपका मेंटल स्ट्रेस है, आपके हालात हैं, आपकी बेरोज़गारी है, वो भी इश्यूज़ बनते हैं, घर का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा इसके अंदर मैटर करती है, फिर आपका फूड बड़ा मैटर करता है, आपकी नींद बहुत मैटर करती है। तो एक बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए। आई मस्ट से कि बीइंग ए ह्यूमन, एक आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आपने कब उठना है, कब सोना है, खाने पीने की रूटीन होनी चाहिए, जो कि हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई आई मस्ट से कि ये जो हार्ट डिजीज़ की जो रेशियो है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि भाईजान लाइफस्टाइल ही नहीं है। इससे पहले की जो हमारी जनरेशन हुआ करती थी, जो हमारे बाप दादा थे, उनकी एक लाइफस्टाइल थी, सुबह जल्दी उठना, रात को नीचे सोना, 9 to 5 की जॉब होती थी, 9 बजे सब सो रहे होते थे। हमारे बचपन में भी हमारे घर में 9 बजे लाइटें बंद हो जाती थी, तो वो एक लाइफस्टाइल था जिसकी वजह से वो भी माशाल्लाह आज भी
भी हमारे फादर, हमारी मदर, हमारी फैमिली में लोग फिट हैं, रीज़न यही है कि उनका एक लाइफस्टाइल था। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं या आप सब इतने वीक क्यों हैं, आपके जॉइंट्स इतने क्यों पेन करते हैं, उठने को दिल नहीं करता, रीज़न यही है कि भाई एनर्जी नहीं है। तो उसके लिए लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वजह से जो हमने टॉपिक को हाईलाइट करने की कोशिश की और उसमें जो फ़ायदेमंद चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश की, आप उनको अमल में ज़रूर लेके आएंगे और उन्हें आप इंपॉर्टेंस भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।